आई उसके लिए शुक्रिया। अच्छा ये घनघोर थी, इससे तो पहले वाली ठीक थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Babul Supriyo and with Manish Tiwari. पीसीआर पीसीआर अभी हम स्टिंग के बाद हमें कितना ड्यूरेशन दे रहे हो आप ये करने के लिए, या मैं नॉर्मल अभी शुरू कर दूं अपना कम्युनिकेशन? नहीं तो अभी मनीष तिवारी मुझे यहाँ दिख नहीं रहे। हाउ मच टाइम अभी ही इज हियर? हम कितना कितना ड्यूरेशन ले अभी यहाँ पर करने के लिए फॉर अ परफॉर्मेंस? बिकॉज ये आ गए दोनों गेस्ट, सो डू यू वांट टू स्टार्ट इमीडिएटली और कैन वी टेक अ स्पेस ऑफ 3 minutes? वाला करिएगा। स्वागत है आपका। और चुनाव जिस तरह अलग अलग दौर में है, उसी तरह इंडिया टीवी के चुनाव मंच का ये दूसरा दौर है। और यकीन मानिए ये दौर बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तीखे चुनाव से जुड़े तीखे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आज होंगे अमित शाह, अमर सिंह, इसके अलावा राहुल गांधी के राइट हैंड रणदीप सुरजेवाला भी हमारे साथ होंगे, शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ होंगे। लेकिन अब दीपक मेरे सहयोगी यहाँ पर हैं, जिनका आप हास्य नेता का अंदाज भी आज इसी मंच पर देख रहे हैं। लेकिन दीपक, क्या आप सबसे बड़ी खबर से वाकिफ हैं कि भारत ने अब अपनी ताकत अंतरिक्ष में भी दिखा दी है, कि अंतरिक्ष में भी अब दुश्मन की खैर नहीं? हाँ, ये मुझे पता लगा कि भारत अब अंतरिक्ष में पावर में चौथे नंबर पे आ गया है। मतलब आतंकवाद का चौथा समझो अब आप। नहीं भाई साहब, तालियां बजाने वाली बात नहीं है। मैंने पाकिस्तान को बताया, मैंने कहा आपको पता है भारत चौथे नंबर की पावर बन गया अंतरिक्ष में। पाकिस्तान वालों बनता रहा, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हम अंतरिक्ष में जाना ही नहीं। मैंने कहा भाई मलबा तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। लेकिन पाकिस्तान में भी टेंशन चल रही है भाई साहब, बहुत सारी अलग अलग। पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है, आपको पता है सुरभि? अभी मसूद अजहर ने फोन मिलाया इमरान खान को, बोले जनाब आपको पता है 200-300 आतंकवादी मारे गए थे। इमरान खान ने कहा वो तो पुरानी बात हो गई, अब क्या है? बोले नहीं, इंडिया टीवी खोल के देखो, मोदी कह रहा है अब की बार 400 पार। चलिए, लेकिन यहाँ पर ये बता दें कि भारत ने दुश्मनों को ये बता दिया है कि फोड़ो लाख बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, घिनौने कारनामों से तिरंगा झुक ना पाएगा। और तेरी औकात क्या है गौर से सुन ले, अरे आतंक अमन का है चमन, भारत सदा ही खिलखिलाएगा। तो चुनाव मंच पे अब हम अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे सहयोगी हुसैन को मैं बुलाती हूँ अब मंच पर, जहां पर बाबुल सुप्रियो के साथ होंगे मनीष तिवारी जी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, और किसकी बनेगी आने वाले वक्त में सरकार? क्या 2019 में 2014 जैसा माहौल है? क्या आज के वक्त में वाकई मोदी की कोई लहर है, या फिर हालात बदल चुके हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे बाबुल सुप्रियो और मनीष तिवारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसकी बनेगी सरकार? बाबुल सुप्रियो और मनीष तिवारी, दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। बाबुल, चूंकि आप सरकार में हैं और बड़े बड़े दावे ये हो रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बहुत मजबूती के साथ बनने जा रही है, ये दावा किस बिना पर आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको बड़ा नुकसान हो रहा है और जगहों पर भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो भरपाई है सीटों की, कहाँ से हो रही है? आपका प्रोग्राम का नाम क्या है?
चुनाव मंच। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन आपने अभी एक पंच किसकी लाइन होगी बोला। जीत, किसकी होगी हार, किसकी बनेगी सरकार? सरकार किसी की भी हार, किसी की भी जीत नहीं होगी। जीत अगर होगी तो डेमोक्रेसी की होगी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हार अगर होगी तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की होगी। ये मैं साफ तौर पे पहले ही बता देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको रिपीट करने के लिए बोला। और देखिए, सेफोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो अलग अलग टाइप के एनालिटिक्स जो है लोगों के सामने लेके आए, है ना। तो ये उनका काम है, उनको करने दीजिए, नहीं तो टीआरपी कहाँ से आएगा। अभी वोट सीट कहाँ से आएगी वो आप हमारे जो हमने जो काम किया है, जो डेटा सामने आ रही है उसके ऊपर छोड़िए, लोगों की मर्जी के ऊपर छोड़िए। अगर टीवी वाले सब कुछ बता देंगे, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोगों ने नहीं बजाई। अब जिन लोगों ने नहीं बजाई वो नोटा वाले हैं या चुपचाप पद्मों में छाप देंगे, ये भी हमें मालूम नहीं है, जो हम बंगाल में कह रहे हैं। तो इसलिए लेट इट लीव इट टू द पीपल। मेरे ख्याल से हम भी अपनी बात कर रहे हैं, जो भी अगर वो जीडीपी ग्रोथ हो, अगर लार्जेस्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड के सबसे तेज़ गति में बढ़ते हुए वो हो, 2 पॉइंट इकोनॉमी हो, अगर 2.1% के करीब चलिए इस पे आते हैं, लेकिन जरा तो मनीष दोनों पार्टी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। रिएक्शन ले लेते हैं। मनीष, डायनेस्टी पॉलिटिक्स की हार होने वाली है, बाबुल बता रहे हैं। देखिए, 2019 के चुनाव का मुद्दा क्या है? 2019 के चुनाव का मुद्दा है जो 2014 से लेकर 2019 तक 5 वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस रही है, इसके ऊपर ये चुनाव होगा। और अगर आपको याद हो, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2013 में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए थे भारत की जनता के साथ। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, अच्छे दिन आएंगे, और उन अच्छे दिनों में सबसे बड़ा वायदा ये था कि 100 दिन में हम 15 लाख रुपए सारा काला धन बाहर से वापस लाकर लोगों के बैंक खातों में जमा करेंगे। अब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 100 दिन छोड़ो, 1890 दिन निकल गए, 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसे भी किसी के खाते में जमा नहीं हुए। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, एक बहुत बड़ा वायदा और किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भारत के नौजवानों को 10 करोड़ नई नौकरियां देंगे। 10 करोड़ तो छोड़ो, पिछले 5 वर्ष में 8 लाख मनीष जी, 23,000 एक एक करके आते हैं अलग अलग मुद्दों पर। बाबुल, ये इल्जाम राहुल गांधी भी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के जरिए दरअसल काला धन रखने वालों की मदद की है। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत कुछ बोलते हैं, उनका अपना लॉजिक रहता है, हमें राहुल गांधी के ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैं सीधा आपको, लेट्स नॉट मेक इट शो ऑन राहुल गांधी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू, मेरे हिसाब से जो आपने तस्वीर भी लगाई है, पहली बात तो उनको मोदी जी के साथ टक्कर में पास में फ़ोटो लगाने के लिए भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उनको चुन के आना चाहिए। ही इज़ अ सिलेक्टेड पर्सन, ही इज़ फाइटिंग विद इलेक्टेड पर्सन, डोंट लेट्स नॉट मेक इट अबाउट राहुल गांधी। मैं आपको सिंपल 2 चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मनीष जी ने बोला है वो बोल दूँ कि देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? 1971 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। ठीक है। अब 2019 में राहुल गांधी ने जो गरीबी हटाओ की बात की है वो लगभग सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब 60 साल में जो बुरे दिन इंडिया ने देखी है कांग्रेस के ज़माने में, 5 साल में उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। अगर सारा प्रॉब्लम्स जो है 1 दिन में 5 दिन में सॉल्व हो जाती तो सास बहू की सीरीज जो है वो टीवी में आता ही नहीं था। तो प्रॉब्लम्स नए नए आएंगे। 130 करोड़ बिलियन थोड़ा लेट समझ में आया आपको, लेकिन तो प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए सही नीति और सही नीयत, ये 2 चीज़ जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। बहुत कमियां हैं इंडिया में, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन क्या ये आपको ये महागठबंधन चाहिए? क्या ये मिलीजुली एक सरकार बननी है जो हर महीने में एक बार अपने अपने स्टेट के लिए सोचेगा और इंडिया एज अ होल, एज अ कंट्री वो पीछे चला जाएगा? ठीक है। नरसिम्हा राव ने एक बात बोली थी जो मैं मनीष जी को याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सिर्फ फ्यूचर के सपने दिखाए, 60 साल मैं ये थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ उसमें, 60 साल राज करने के बाद भी अगर आपको फ्यूचर के सपने दिखाए, आपने पास में क्या किया उसका आंकड़े अगर सामने अगर नहीं लाने की हिम्मत दिखाते हो, उसका मतलब है आपका क्रेडिबिलिटी नहीं है और फ्यूचर के सपने दिखाने का हक भी आपका नहीं है। ठीक है, ये मनीष, मैं रिस्पॉन्ड करेंगे? ये नरसिम्हा राव जी ने कहा है, ये किसी और ने नहीं कहा। सपने तो आप भी दिखा रहे थे। मनीष, रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, ऐसा है कि बाबुल सुप्रियो ने एक बात कही कि नीति और नीयत सही होनी चाहिए। पिछले 5 वर्ष में
ना इस सरकार की नीति सही थी, ना इस सरकार की नीयत सही थी। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए की सरकार रही, तो यूपीए की सरकार ने 19 करोड़ लोगों को, 190 मिलियन पीपल, उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। और आप कोई भी मापदंड ले लीजिए, चाहे तेंदुलकर कमेटी या और कोई मापदंड ले लीजिए, हर मापदंड ये प्रमाणित करता है कि 19 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ? पिछले 5 वर्ष में जिन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था, उनको इस सरकार ने दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वर्ष 2018-19 में जो मनरेगा की डिमांड है, मनरेगा के तहत जो काम की डिमांड है, वो पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा रही है। इन्हीं के प्रधानमंत्री, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये कहते थे कि मनरेगा गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की स्कीम है। जब से इनकी सरकार बनी नहीं, है, आपकी एक विफलताओं का मिनट खत्म करने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज प्लीज। और जब से इनकी सरकार बनी है, हर वर्ष इन्होंने मनरेगा के ऊपर जो लागत है, जो बजटरी एलोकेशन है, वो बढ़ाया है। मैं इसलिए बताना ये जरूरी समझता हूं कि ये जो मिनिमम इनकम स्कीम कांग्रेस पार्टी ने जिसका ऐलान किया है, उसका कारण ही ये था कि पिछले 5 वर्ष में जो इनकी खराब नीतियां रही हैं, और खासकर जो भारत का किसानी क्षेत्र है, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनके रोजगार छीन लिए गए हैं, उसको ठीक करने के लिए आज ये जरूरी है कि न्यूनतम आय जो स्कीम है, उसको उसकी घोषणा की जाए। खुद ये कहते थे कि मनरेगा सरकार की विफलताओं का स्मारक है। अब आपकी सरकार उसके एलोकेशन को लगातार बढ़ा रही है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो 2014 में सबसे बड़ा जो फर्क हुआ कि मनीष जी और उनकी पार्टी जो है ऑपोजिशन में आ गए। अब ऑपोजिशन वर्ड को इन्होंने ऑपोजिशनिज्म, इफ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट, उसमें लेके चले गए। हर चीज़ में इनको ऑपोजिशन करना है। देखिए, सरकार की नीति, ऑपोजिशन का काम है कि उसमें खामियां निकाले, इसमें कोई हर्ज नहीं है, निकाले बिल्कुल। नीति की कमी आपको निकालना है। जब जीडीपी जीएसटी को लेके इतनी बातें चल रही है, आप बताइए जीएसटी में डिसीजंस कौन लेते हैं? जीएसटी काउंसिल लेते हैं, जिसमें कौन है? सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर्स अपने चीफ मिनिस्टर के डिसीजन के बगैर या उनकी सम्मति के बगैर कोई किसी चीज़ में सहमति तो लगा नहीं सकते। लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, 18% वहाँ में टैक्स था, वो कम होकर 5% में आया है। 97% जो कमोडिटी है वो आज 18% के नीचे के दायरे में आ गई है। तो पहली बात। दूसरी बात, क्या जो नोटबंदी है, क्या आपको लगता है किसी ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए इसका लार्जर पिक्चर आप देखना नहीं चाहते हैं? लार्जर पिक्चर ये है कि अगर मेरे पास कैश है, अगर 1000 रुपया की बातें कहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आतंकवाद अभी आप मुझे इंटरप्ट मत करिए, मैं ठीक टाइम पे छोड़ दूंगा। ठीक गाना गाता हूँ, 4 मिनट का गाना 6 मिनट अभी सुनेंगे आपसे, नहीं गा सकता हूँ, इसलिए मैं 4 मिनट में खत्म कर दूंगा। मेरे को टाइम दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया है और मुझे मालूम है कि वो 1000 रुपया और 500 रुपये का कैश है, आई हैव नो अदर ऑप्शन बट डिपॉजिट इट इन द बैंक। सो जो हमारे जो आसपास में जो कैश, जो अनऑर्गेनाइज जो कैश था, वो कैश बैंक में वापस आई है। और जो कैश बैंक में जमा किया है, आपने भी किया होगा, आप हंस रहे हैं, मतलब आप सहमति जता रहे हैं, तो जमा जो मैंने भी किया है, तो अगर आपने जमा किया है, वो कैश सिस्टम में आ गई है और उसमें 3 लाख कंपनियों के ऊपर इनकम टैक्स के जो है निगरानी में है। और आपको मालूम है सबके ऊपर ये बातें चल रही है। अभी नीरव मोदी, चौकसी भी आने वाले हैं। लास्ट पॉइंट, ये क्यों देश से भाग गए हैं? जो राहुल गांधी आज सुबह भी पूछ रहे थे, इसलिए भाग गए थे, उनको डर है कि चौकीदार पकड़ लेगा, जो पकड़ के लेके भी आ रहा है। वो यूपीए के टाइम पे इसलिए भागे थे, उनको मालूम था कि या तो यूपीआई की मंत्री बचा लेंगे या वो फैमिली बचा लेगी, क्योंकि सब घोटाले में उनका तो कोई ना कोई जोड़ है। इवन चिदम्बरम जी लास्ट डे ऑफ ऑफिस में भी ऐसी चीज साइन करके गए हैं, दस्तावेज साइन करके गए हैं, जिसमें चंद लोगों को फायदा हुआ है। तो ये सारी सच्चाई है, ये एलिगेशंस नहीं है, ऑपोजिशन एलिगेशंस है। देखिए, बेहतर ये रहता कि अगर सरकार के मंत्री, संघ के मंत्री इस बात को कबूल कर लेते कि नोटबंदी बहुत बड़ी हमारे से भूल हो गई थी। 8 नवंबर 2016 की रात को जब वो तुगलकी फरमान जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो 3 चीजें सामने रखी गई थी कि इस नोटबंदी से काला धन सारा समाप्त हो जाएगा, जितने फर्जी नोट हैं वो फर्जी नोट बाहर आ जाएंगे, आतंकवाद की जो फाइनेंसिंग है, आतंकवाद की फाइनेंसिंग के ऊपर रोक लग जाएगी। और जब नोटबंदी के आंकड़े आए और ये
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस 1.5 महीने के दौरान 100 से ज्यादा लोग कतारों में खड़े होकर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, पर जब वो आंकड़े रिजर्व बैंक ने सामने रखे तो यह पाया गया कि 99% 99.99% से ज्यादा जो पैसा था वो वापस आ गया था। तो इसका यह मतलब हुआ कि या तो सरकार ने नोटबंदी के बारे में सही से सोचा नहीं था, या नोटबंदी का वो मकसद ही नहीं था जो देश को बताया गया था। और मैं संघ के मंत्री को एक दूसरी बात बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो आरबीआई के आंकड़े आए हैं, आरबीआई के आंकड़े इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से पहले से ज्यादा आज भारत की अर्थव्यवस्था में कैश की सर्कुलेशन। और बीच-बीच में मनीष दूसरा, आप ये संघ के मंत्री कुछ कह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। एक मिनट खत्म कर लीजिए। धीरज रखिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब क्या कहते हैं, चौकीदार से डर के अपना नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चोकसी भाग गए। भैया हम तो नहीं उनको मेहुल भाई बुलाते थे, तो क्या हम हुआ? तो उनको नहीं नीरव। अरे कमाल की बात, आपको तो मैं तो भाई बुलाता हूं मैं। नहीं, अब भड़को आपको नहीं, भी तो मैं भाई बोल रहा हूं, तो आपका क्या क्या घोटाला है मुझे थोड़ी मालूम है। भड़को नहीं, नहीं भड़को नहीं, भड़को नहीं, लॉजिक बोलिए। मैं लॉजिक ही आपको बोल रहा हूं। लॉजिक बताइए। सच कड़वा होता है, सुनने की क्षमता रखिए, नहीं, इतना अहंकार मत रखिए। अब जो मंत्रिमंडल का कार्यकाल है वो खत्म हो गया है, इतना अहंकार मत रखिए। अब सुनिए ध्यान से। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन्होंने जीएसटी की बात की। अरे हम इनको निरंतर और लगातार कहते रहे कि जो सिन गुड्स हैं, जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गई, या बाकी ऐसी चीजें हो गई, उनके अलावा आप एक सिंगल रेट, जीएसटी का सिंगल रेट इस देश में लागू करिए। पर इन्होंने जब जीएसटी लागू किया उसमें 4 रेट, 40 नोटिफिकेशन, आज तक लोगों को समझ नहीं आया है कि यह गब्बर सिंह टैक्स है क्या। और उससे जो भारत का लघु क्षेत्र है, लघु क्षेत्र की बिल्कुल पूरी तरह से तबाही हो गई। लाखों लोगों के रोजगार छिन गए जो अपने मेहनत से पैसा कमाते थे। तो अगर इस सरकार की पिछले 5 वर्ष में दो सबसे बड़ी भूल रही है, जिसका खामियाजा इस देश को आने वाले कई दशकों तक भुगतना पड़ेगा, वो है नोटबंदी और ये गब्बर सिंह टैक्स। बाबुल प्लीज। 2 चीज मनीष जी, पहले तो डिबेट का एक छोटा सा नियम आपको बता दूं कि आप कभी भी कहीं बैठने के लिए जाए ना, पहले वाले सीट में मत बैठिए, पीछे वाले सीट में बैठिए। कि अगर वहां से आपको हटा दे तो सिर्फ सामने लेके आ सकते, पीछे नहीं। तो इतना मत बोलिए कि आपको टोकना पड़े, जब टाइम पे खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, आप डिबेट शुरू होने से पहले आप डिबेट हार गए, क्योंकि आपने जो कई बार मुझे संघ की मंत्री बोला ना, ये खामोखा आप बोल रहे हैं, इससे आपकी छवि। संघ के मंत्री नहीं, सुनिए। अरे सुनिए ना, पिछले 5 साल मैं से आप कांग्रेस संघ में मंत्री रहे हैं। सुनिए मैं कांग्रेस को 2 हिस्से में तोड़ सकता हूं। आपको इंग्लिश तो आती है ना, CON कौन है, कांग्रेस में तोड़ सकता हूं। बट मैं ऐसे, ये इसी वजह से आज जो पॉलिटिशियन को लोग नफरत करते हैं ना, उसका 60-90% श्रेय कांग्रेस को जाती है। आपने 70 साल में 60 साल आपने राज किया है। आप लोगों ने इतने घिनौना काम किया कि आज पॉलिटिशियन मतलब घिनौना व्यक्ति है। बॉलीवुड में जो आदमी सब गलत काम कर सकता है, जो आदमी रेप कर सकता है, खून कर सकता है, डाका डाल सकता है, बोलता है उसको क्या बनाए, बिजनेसमैन से नहीं होगा, उसको पॉलिटिशियन बना दो। इसका श्रेय आप पे जाता है। तो प्लीज आप व्यक्तिगत वो मत करिए, आप प्लीज अपना संयम रखिए। मैं आपको बताता हूं, जीएसटी तो आप लागू ही नहीं कर पाए। हमने तो कम से कम सहमति बना के जीएसटी लागू की। और कभी घर पे हमने पेंटिंग कराई है, पहले प्राइमर दिया जाता है, उसके बाद घिसाई होती है, उसके बाद फाइनल रंग बनता है। तो जीएसटी में ये घिसाई हुआ, पहले सबकी घिसाई की गई, फिर पेंट किया गया, अब 97 गुड्स उसके अंदर आ गया। आप लॉजिक की बात करें, उसमें थोड़ा ह्यूमर रखिए। ये संघ की मंत्री ये सब फालतू बातें बोल के प्लीज डिबेट का जो क्या बोलते हैं, जो एसेंस है, उसको खराब मत कीजिए। लेट्स बी ओपोनेंट बट नॉट एनिमीज। I want to be able to go out of the room trying to shake hands with you. नहीं, एक चीज मुझे बोलने दीजिए। आप क्या इसको इनकार कर सकते कि 45% जो है आदमी का इनकम बढ़ा है? 86,647 2014 में था, जो 2018 में 1,25,397 हुआ है। सेंसेक्स वाले बहुत है जो शेयर में पैसा लगाता है, 24,000 से 36,000 सेंसेक्स गया है। क्या ये अच्छे दिन का नतीजा नहीं है? अच्छा दिन का मतलब क्या होता है? हैव अ गुड डे जब हम बोलते हैं, जब आप हैव अ गुड डे बोलते हैं, उसका मतलब सुबह से शाम तक आपका गुड डे ही चलता है क्या? ऐसा नहीं होता है भैया। तो थोड़ा सा लॉजिक बोलिए, ऐसा बात करिए जिससे पॉलिटिशियन से लोग बिलीव करें। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री अपने सपनों की बात अपने देश के साथ शेयर तो करते हैं। आपके मंत्री ने तो, प्रधानमंत्री जी ने, जो कांग्रेस के मंत्री थे, नॉट पन इंटेंडेड, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो तो इतने कॉन्फिडेंस की अभाव से ये करते थे कि कब उनका कैबिनेट नोट फाड़ दिया जाएगा, वो तो अपने सपने देश के साथ शेयर ही नहीं कर पाए।
ही कुडंट शेयर इट विद द पीपल। मैं अपने डैडी को नहीं बताता कि बैंक की नौकरी छोड़ के मुझे बॉलीवुड में गाना गाने जाना है। I was not, if I was not confident myself, मैं डैडी को बोलने की मेरे को क्षमता ही नहीं होती थी। Same thing happened with, that's the same thing। ठीक है बाबुल, आपने गाने का जिक्र किया। मैं अभी चुप हो गया, कुछ कहना है इनको मनीष टाइम को। दीजिए। ठीक है मनीष प्लीज। अब हमारे मित्र बाबुल सुप्रियो जी को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं इनको संघ का मंत्री कहूं, तो मैं इनको संघ का मंत्री कहना छोड़ देता हूं। पर इन्होंने एक आज बहुत बड़ा ऐलान किया और उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने इस बात को कबूला कि जीएसटी लगाकर हमने 124 करोड़ भारतीयों की घिसाई की है। इससे बड़ा अपना खुलासा क्या हो सकता है कि हमने 124 करोड़ लोगों की घिसाई कर दी। अरे आपका काम था जब आपकी सरकार बनी थी कि आप लोगों को रोजगार देते। सर ताली नहीं बज रही है, आपके डायलॉग्स में ताली नहीं बज रहा है। ऐसा है, फ्लॉप है डायलॉग। ऐसा है कि ताली नहीं मेरे पे बज रहा है। आप ऐसा कुछ बोलिए जिससे ताली बजे। बाबुल सुप्रियो जी, अरे सर देखिए तो वी आर प्लेइंग विद पब्लिक। नो बाबुल सुप्रियो जी, घिसाई शब्द को गलत इस्तेमाल करें। आप तालियों से खुश हो जाइए, पर जब मत की पेटी खुलेगी, जब ईवीएम की गिनती होगी, तब पता लगेगा कौन किसके साथ है। पर नहीं होगा तो फिर ईवीएम गलत है ये बोलेंगे आप। ऐसा है बाबुल सुप्रियो जी, आप इस सरकार में मंत्री हैं, जो डिबेट की मर्यादा है उसको भंग मत करिए। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही तो समझा रहा हूं आपको कि जब कोई चीज कड़वी लगती है बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूं, मैं भी आपको इंटरप्ट कर सकता हूं, पर मैंने आपको आपकी पूरी बात रखने का मौका दिया। अब सच कड़वा है तो सच सुनने की क्षमता रखिए। जैसे ही सच उजागर होता है कि आप भड़क उठते हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहली बार इस 70 वर्ष में इस देश के जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर आपने अर्थव्यवस्था इस देश की इतनी ही बढ़ाई होती तो जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े थे उनको आप छुपाने की कोशिश नहीं करते। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उसको आप भंग नहीं करते। अगर आपकी उपलब्धियों में आप हौसला होता आप में, तो आप एनएसएसओ की रिपोर्ट आने देते, आप जो लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट है उसको आने देते। पर आपने इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि आपकी सरकार की अपनी संस्थाएं इस बात का खुलासा करती हैं कि चाहे रोजगार रहे, चाहे लघु उद्योग रहे, चाहे भारत में निवेश की बात रहे, चाहे यहां पे अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात रहे, पिछले 5 वर्ष में आपकी सरकार हर मापदंड के ऊपर विफल रही है। बाबुल एक चीज और, मेरा सवाल भी ले लीजिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 72,000 रुपए सालाना 25 करोड़ लोगों को देने जा रहे हैं और मोदी जी 6,000 रुपए सालाना 12 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो न्यूनतम आय की जो गारंटी की जो योजना है उससे आप लोग डर गए हैं। कुछ भारी पड़ रहा है ये मामला? देखिए राहुल गांधी जी को इकोनॉमिक्स के ज्ञान उतना है नहीं, मैथमेटिक्स में भी थोड़े कच्चे हैं। आपको मालूम है अलग अलग जगह पे राफेल के बारे में भी अलग अलग चीज़ें बोलते रहते हैं। खामोखा अनिल अंबानी जी के पीछे पड़ गए। उनको मालूम ही नहीं है कि ऑफसेट में कितना स्पेंडिंग होता है और उसमें कितना परसेंट अनिल अंबानी को मिल सकता है। 800 करोड़ के करीब उनको मिल सकते हैं। उसके सादा कोशिश भी करे तो नहीं। मेहुल भाई को भाई क्यों कहा? अरे हमको कहाँ मालूम था? हमने दुबई में जाके शो किया जब दाऊद भाई टीवी में बैठ के मैचेस देखते थे। आप लोग सब देखते थे कि नहीं? शारजा टीवी में वो मैचेस दिखाया जाता, तब उनके काला कारतूते किसको मालूम था? तो लेट्स नॉट गेट अबाउट दैट। मैं इंडिया के सारे आंकड़े गलत है, चलिए कोई बात नहीं। फॉरेन के आंकड़ों में आते हैं जो वर्ल्ड बैंक से लेके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF, ये जो रिलीज करते हैं। क्या फ्रजाइल 5 से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया नहीं बनी है क्या? हाँ या ना? बनाए कि नहीं बनाए? बनाए, वेरी गुड। अच्छा 11th लार्जेस्ट थी। फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से क्या ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाए कि नहीं बनाए? हाँ या नहीं? तो आप बनाए। दूसरी रुकिए, शेयर ऑफ वर्ल्ड GDP, ये हमारे आंकड़े नहीं है, वर्ल्ड के आंकड़े बता रहा हूं, प्लीज ये तो बताने दो यार। कांग्रेस को बाकी चीज से प्रॉब्लम है। हाँ ना लेने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड GDP का 2.43% 2014 में था। वर्ल्ड GDP का शेयर 3.08% हो गया 2018 में। हाँ वो ना बोलने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड का वे है। चलिए GDP 7.3% हुआ है, पहले 6.7% था। अच्छा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 300 बिलियन USD 2014 में था, अब कितना हुआ है?
आप झूठ बोल रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया नहीं, जबकि आंकड़े रिजर्व बैंक के कह रहे हैं कि 420 बिलियन यूरो हो गया। अभी आप 420 आंकड़े पे आप लग जाएंगे कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, वो सच नहीं है। दूसरी बात, डबलिंग ऑफ एफडीआई इनफ्लो 36 बिलियन यूएसडी इन 2014 टू 66 बिलियन यूएसडी इन 2018। ये चीज आप मानेंगे नहीं, ये तो हमारे डाटा नहीं है, तो डाटा के साथ आप बताइए। नहीं, उन्होंने जो बात बोली है, बीच में हम लोग थोड़े झगड़े कर रहे थे, वो होना भी चाहिए, टीआरपी बढ़ता है। लेकिन बाकी हिस्से में मैं वर्ल्ड बैंक IMF का डेटा दे रहा हूं, वो तो सुन लीजिए। ठीक है, अभी मेरा टाइम खत्म, अब कुछ नहीं। मनीष साहब प्लीज। देखिए, अगर ये सारे आंकड़े सही हैं तो मुझे इस बात पे अचंभा होता है कि पिछले एक वर्ष में जितने सर्वे करवाए गए, जितने सर्वे चाहे किसी चलचित्र ने कराए हो, चाहे किसी और एजेंसी ने कराए हो, उसमें एक चीज क्यों उभर के आती है कि आज भारत के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता या सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। पिछले जितने सर्वे हुए हैं उन सर्वेज में यह क्यों उभर के आता है कि जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, भारत का कृषि क्षेत्र है, वो आज बहुत बड़ी महामंदी की बाहर झेल रहा है, वो आज क्राइसिस में है। ये बात क्यों उभर के आती है कि हर जगह के ऊपर, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे और ऐसे मेहनतकश लोग हो, उनकी जिंदगी अच्छी होने की जगह खराब क्यों हो गई है। तो ये आंकड़ों के माया जाल में फंसने की जगह सबसे, और अगर आप आंकड़ों की भी बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष 2017 भारत में एक ऐसा वर्ष था जब 1991 के बाद जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स ने भारत की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट की है वो सबसे ज्यादा कम थी। वर्ष 2017 एक ऐसा वर्ष था जब 1 लाख से ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एक ही मुल्क में जाके नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए। और तो इसलिए अगर आप आंकड़ों के मायाजाल में जाना चाहते हैं तो मैं आपको इतने आंकड़े दे सकता हूं जो ये प्रमाणित कर देंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पिछले 5 साल में बढ़ी नहीं है, पर वो स्क्वीज हुई है। आप लोग अपने सवाल तैयार रखिए, हम आपके पास आएंगे ओम थानवी साहब के पास जब तक माइक पहुंचाया जाए। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। बाबुल, एक अभी रैली सहारनपुर में योगी जी करने आए थे, उन्होंने कहा कि अजहर मसूद का दामाद यहां से चुनाव लड़ रहा है और उसके मुकाबले में बीजेपी के राघव लखनपाल साहब हैं, तो उनको आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? किनको? इमरान मसूद को। मैंने ये न्यूज अभी तक देखी नहीं है। योगी जी ने कहा कि अगर गिरफ्तार करने लायक होगा तो आप योगी जी पे छोड़िए, वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, वो करके दिखाया है। छोड़ दीजिए मंत्री जैसे ओहदे पे बैठा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। मंत्री के तौर पे यहाँ पे मैं ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता हूँ। अगर वो गलत आदमी है तो वो पकड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में गलत आदमियों के साथ क्या हुआ है आपको मालूम है। सवाल ले लेते हैं। आपके पास जरा माइक पहुंचाया जाए प्लीज। माइक आएगा तब बोलिएगा प्लीज। मनीष जी को करना चाहते, करने दीजिए। मनीष जी, मेरा नाम कुमार राम कृष्णा है, आपको मैं सुनते रहता हूँ। हम आपका स्टेटमेंट उरी अटैक के बाद भी देखे, पुलवामा के बाद भी देखे। दोनों अटैक में 24 घंटा बीतता नहीं कि आप शुरू हो जाते हैं कि 56 इंच का सीना कहाँ गया। और जब 56 इंच का सीना जब दिखाई देने लगता है तो फिर सबूत मांगने लगते हैं। फिर जब सबूत मिलता है तो ठीक है, सवाल पे आइए। सवाल पे आइए। मैं ये बोल रहा हूं कि ये देश में लाशों की गिनने की परंपरा खत्म होनी चाहिए, दूसरों को लाशों की गिनवाने की परंपरा शुरू होनी चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम लोग का नेशनलिज्म, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, हम किसी के लिए बोल रहे हैं, ट्रैक चेंज होना चाहिए। कांग्रेस को भी जो अपना पॉलिसी है, ठीक है, ठीक है। नेशनल लेवल मनीष तिवारी साहब, प्रधानमंत्री जी ने भी आज ये बात कही है कि देश को देश का सपूत चाहिए या सबूत मांगने वाले लोग चाहिए। वही सवाल वो भी कर रहे हैं, जवाब दीजिए आप प्लीज। देखिए, उसका जवाब बिल्कुल सीधा है। इसी सभागृह में खड़े होके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बालकोट के ऊपर जो भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया था उसके ऊपर उन्होंने खुद प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भारत के प्रधानमंत्री खड़े होके ये कहते हैं कि अगर हमारे पास राफेल जहाज होता तो नतीजा कुछ और होता। तो इससे ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या नतीजा और होता। विपक्ष ने बालकोट के हवाई हमले के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए थे। हमने कभी ये नहीं कहा था कि ये बताइए कितने आतंकवादी मारे गए। वो भी खुलासा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा हुआ था। और उसके बावजूद कि जब ट्राई सर्विसेज की ब्रीफिंग हुई थी
उनसे ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि भाई ये हमारा काम नहीं है गिनती मिनती करना, हमको एक लक्ष्य दिया गया था, हमने उस लक्ष्य को पा लिया है, हम एक ठीक है, डैमेज मनीष साहब, असेसमेंट बात पूरी करेंगे। करें। मैं बात खत्म कर लेता हूं। तो इसलिए आप ये कहना कि भाई हम सवालिया निशान उठाते हैं, हमने तो सवालिया निशान नहीं उठाए। आपने मसूद अजहर का जिक्र किया था इससे पहले, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मसूद अजहर को कौन कंधार छोड़ के आया था? कांग्रेस तो नहीं छोड़ के आई थी। तो उसका जवाब ये देंगे कि IC 814 के जो यात्री थे उनको छुड़ाने के लिए हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा कर दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1984 में इसी तरह से पंजाब के आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के एक मिनट सुन लीजिए, एक इंडियन एयरलाइंस के जहाज का अपहरण किया था। उस जहाज को दुबई लेके गए थे। सिर्फ यात्री ही नहीं छुड़ाए गए थे, जो अपहरण करता थे उनको वापस लाया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला, उनको सजा हुई। तो ये फर्क है दोनों सरकारों में। ठीक है, आतंकवादियों बाबुल आप जवाब भी दीजिएगा, मेरा एक सवाल भी ले नहीं छोड़ के लीजिए। आते। सुषमा स्वराज जी ने कहा कि तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है और वो वोटर मतदाता अपने मतदान के जरिए करेगा। तो हमने तो यही जानते थे कि स्ट्राइक जो है हम दुश्मनों के खिलाफ करते हैं, तो क्या जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं वो सब के सब देश के दुश्मन है? देखिए, पहली बात तो क्या है कि आम जनता को मालूम है कि अगर MiG-21 या मिराज 2000 की जगह में रफ़ाइल के विमान होते, अगर कांग्रेस वो कर पाते, अगर AK एंटनी ये नहीं लिखते कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू एक्विजिशन ऑफ रफ़ाइल बट दी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सीम्स टू बी अंडर क्वेश्चन मार्क, ये उन्होंने फाइल में लिखा था, उसी वजह से जो है प्रोसेस लंबा होता गया। अगर उस टाइम को अगर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे जो बात कही है कि रफ़ाइल होते तो नतीजे और बेटर होते, अगर इस लाइन को अगर इस तरीके से तोड़ के अलग मायने निकलना जाता है तो मुझे अनूप जलोटा जी का एक गाना याद आता है कि मैंने ही मक्खन खाया हूँ। उसको 2 तरीके से, मैंने ही मक्खन खाया है या मैं नहीं मक्खन खाया है। जब ऑपोजिशन इसी चीज़ पे उतर जाए तो साफ हो जाता है कि आप डिबेट शुरू होने से पहले आप हार गए। दूसरी बात, ये बालाकोट के जो स्ट्राइक है उसके ऊपर किस तरीके की क्वेश्चन मार्क्स आपने उठाया है और इसीलिए आज नेताओं के ऊपर लोग इतने नफरत करते हैं। आपको बताऊं, ओसामा बिन लादेन को जब एबाटाबाद में जाके US ने उठाया था तब भी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट किया गया था। US को यह बोला था कि अगर आपने उनको मार गिराया है, अगर बीच समंदर में उनको दफनाया है, कम से कम एक तस्वीर तो रिलीज करिए जिसमें वो ही शॉट एंड इज लाइंग डेड, वो तस्वीर आ जाए। क्या US ने उसको बाहर लेके आया था? आप मुझे बताइए। बिल्कुल, वो उसकी एक तस्वीर हमने देखा था कि सिचुएशन रूम में, वॉर रूम में बैठ के हिलरी, ओबामा जी, सारे लोग वो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उसका फोटोग्राफ बाहर आए नहीं। तो आप सारे आर्मी के मेजर बोल रहे हैं, सारे चीफ्स बोल रहे हैं कि सारा का सारा सबूत सरकार के पास दे दिया गया है और जब सरकार इसे चाहे तो उसे रिलीज करेगी। क्या ये अच्छा होता? लेकिन मेरे सुनिए एक सेकंड मुझे दीजिए, आपको टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये अच्छा होता कि ये वोट के ठीक पहले, आजकल बहुत कुछ होता है, चुपके से भी मीडिया को डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं कि भाई रिलीज कर दो। क्या वो सबूत सरकार से लीक नहीं हो सकती थी जिसमें ये साबित हो जाता कि 283 बालाकोट में टेररिस्ट मार गए थे? क्या आप ऑपोजिशन आज इस तरह की जगह पे गुतर गई है कि आर्मी पे भी आप सवाल करते हो? एक तो आपने उनको बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दिया इतने सालों से, वो भी ND को करने के लिए दिया है। आप लोगों के सारे घोटालों के साथ लड़ने के लिए जब इंसानों को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाता है तब भी आपको सब चीजों में तकुलीफ होती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑपोजिशन में रह के ना आपको ये हजम नहीं हो रही है कि भाई हम कैसे ऑपोजिशन में आ गए, ये कुर्सी तो हमारी है। ये जो फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट है इससे निकालिए। आप देखेंगे डिबेट में भी कभी-कभी आप मुस्कुरा के बात कर सकेंगे, गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मनीष तिवारी। देखिए, बाबुल सुप्रियो जी कहते हैं कि हमने देश की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया। अब इन्हीं के पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री मुरली मनोहर जोशी जी। मुरली मनोहर जोशी जी पार्लियामेंट की, लोकसभा की एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और उस समिति में 26 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और किसी पार्टी के सदस्य नहीं, 30 सदस्य होते हैं, 25 या 26 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उस समिति ने एक रिपोर्ट जारी की कि भारत की सुरक्षा के ऊपर जो खर्चा किया गया है NDA भाजपा सरकार द्वारा, वो प्री 1962 लेवल्स पे है। ये हम नहीं कह रहे, ये संसद की एक समिति जिसके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष
उसकी अध्यक्षता आज भी कर रहे हैं, ये उस समिति ने कहा है। पर वो सच इनको हजम नहीं हुआ और उस मुरली मनोहर जोशी की टिकट काट दी। तो इसलिए अगर आप भारत की सुरक्षा के प्रति इतने संवेदनशील है तो मुरली मनोहर जोशी जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, उसके ऊपर आप अमल करते। जो जनरल फिलिप कंपोज ने रिपोर्ट दी थी पठानकोट के हमले के बाद, उसमें 30 सिफारिशें की ठीक है गई थी। मनीष साहब, आज तक 29 सिफारिशें लागू नहीं राफेल की पर गई राहुल है। गांधी भी ये बहुत बात नहीं कर रहे हैं, अब वो संवेदनशीलता है न्याय आपके पर आ भारत चुके की हैं। सुरक्षा एक के लाइन बारे बोल में। दूं, ये बस इसलिए 30 सेकंड। 1962 से खर्चा इसलिए कम हुआ है क्योंकि एनडीए सोच समझ के पब्लिक की पैसा खर्चा कर रही है। ठीक है। किकबैक्स नहीं लेकिन- देना पड़ा है, लेकिन- उससे खर्चा कम हुआ है। बाबुल, आप किकबैक्स अपने- डिफेंस डील्स में किकबैक्स नहीं आया। ठीक है बाबुल, आप अपने गाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नहीं, इस नहीं, वो गाने की सवाल वजह से- करना चाहते हैं, क्यों उनको नहीं, रोक अब रहे हैं? वक्त बहुत कम है। एक मिनट बाबुल, एक अच्छा सवाल बाबुल, करिए ना। बाबुल, एक मिनट सर, माइक आपके पास पहुंचेगा तब। अब जरा अपनी सुरीली आवाज का जरा सा जादू भी यहाँ बिखेर दीजिए। देखिए क्या होगा ना, जब आप इसके हाइलाइट्स दिखाएंगे तो मैंने मनीष जी को डिबेट में जो बोला है वो सब कट जाएगा, सिर्फ गाना ही रहेगा। देखिए एक गाने की वजह से अब आपके मैं एक गाने की वजह से एफआईआर भी हुई है आपके लिए। अब मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं इतना इस चक्कर में नहीं आने वाला हूँ। अब गाना, ये डिबेट खत्म हो जाएगा उसके बाद गाऊंगा। अच्छा, वो क्या मामला था जब आपने एक गाना गाया, उस पर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो इतने सालों से जो ऑपोजिशन, सारे लोग सीपीआईएम, कांग्रेस, बीजेपी जो एक्यूजेशंस करते रहे हैं, और जो सच्चाई है, शारदा हो, नारदा हो, रोज वैली हो, सारी चीज़ें, बॉम्ब ब्लास्ट हो, उसमें एसआईटी में राजीव कुमार हो, सारी चीज़ों को लेके जो स्लोगन्स आज तक चलते आए हैं, मुझे सीनियर्स ने बताया था, तो मैं सोचा एक गाना बना लेता हूँ। वो गाना मैंने बना, एक तृणमूल आरना आरना आरना, एक गाना मैंने बनाया। क्या जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, वो मैंने आपको ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भेजा है, वो म्यूजिक के साथ है, बहुत कमाल है, लड़की आंख मारे टाइप उस टाइप का हिट गाना है। तो वो गाऊंगा नहीं, सुनिए तो सही। वो 3 दिन में 1 मिलियन व्यूज हो गया इसमें। तो दीदी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल किया, मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया है। मैं उनको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, इतने सारे सेलिब्रिटीज़, गाने वाले, फिल्म वाले को तो आपने टिकट दिया है, उनसे गाना बना लो जिससे आप मुझे गाने में अड़ा सको। आप ये एफआईआर दर्ज करके ये सब करके क्या, ये गाने का कंट्रोवर्सी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में किसी को हराने का जो मजा है, ममता बनर्जी गुंडा भेज के हराते हैं, उसमें वो मजा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में देश की जनता खुद ये फैसला कर देगी कि उसे किसे अपने प्रधानमंत्री के तौर पर चुनना है और किसकी सरकार बनानी है। थैंक यू।